तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के पेपर के लिए सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सकें। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्थशास्त्र विषय के पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उनके आंसर। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्या लिखा है? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो वैयक्तिक या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों, अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का, उनके व्यवहारों तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें। और उसके बाद में देखो, अगला ये यहाँ से लिख लीजिएगा, उपयोगिता किसे कहते हैं। तो देखिएगा, उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु का वे गुण जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, उसे उपयोगिता कहते हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा, सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। तो देखिएगा, कुल उपयोगिता किसे कहा जाता है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा आप लोग इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये वाला अगला क्वेश्चन है, अवसर लागत किसे कहते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा कि अवसर लागत किसे कहते हैं। यह बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन, बजट रेखा किसे कहते हैं। तो देखिएगा, बजट रेखा क्या है, किसे कहते हैं, ये बिल्कुल आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके अलावा देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ है, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। अब इसके अलावा देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूर्ति से क्या आशय है। तो देखिएगा, पूर्ति से क्या आशय होता है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। तो ये पूरा का पूरा आंसर इसका आपको दिया गया है कि पूर्ति से क्या आशय होता है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से याद कर लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। अब इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं। तो देखिएगा, सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा लिखा है कि सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं। उसके अलावा देखो, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, स्थिर लागत किसे कहते हैं। स्थिर लागत किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा का पूरा याद कर लो। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा इसको भी। और उसके अलावा देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, संतुलन कीमत किसे कहते हैं। तो देखिएगा, संतुलन कीमत किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग याद कर लें अच्छी प्रकार से, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। उसके अलावा अगला ये लिखा है, बाजार मूल्य से क्या आशय है। तो देखिएगा, बाजार मूल्य से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें आप लोग। और उसके अलावा देखो, अगला ये लिखा है, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो देखो, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे प्रकार से आप सब लोग परीक्षाओं के पेपर के लिए इसको तैयार कर लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ से आपको बताया। अब इसके बाद में यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लीजिएगा। इस सभी के सभी 3-3 अंक वाले क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। क्या लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। तो देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक है ये। तो देखो, ये आपको लिखा गया है, पूरा का पूरा देख ले आप लोग। और उसके अलावा देखो, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। तो दूसरा पॉइंट ये होगा। और उसके अलावा देखो, तीसरा पॉइंट ये लिखा गया है, आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक है, तीसरा पॉइंट। और उसके अलावा अगला देखते हैं। देखो, ये लिखा है, सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। तो इसको भी आप लोग यहाँ से देख ले और अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसके अलावा आगे आपसे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पूछा जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख ले और इसको पूरा का पूरा लिख ले, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर के लिए इनको अच्छे से तैयार कर सकें। तो देखो, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर ये लिखा है, पहला पॉइंट ये लिखा गया है, तो यहाँ से याद कर ले। दूसरा पॉइंट ये लिखा है और उसके अलावा तीसरा और चौथा पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो, अगला लिखा है, मांग के नियम की मान्यताएं। तो देखिएगा, मांग के नियम की मान्यताएं क्या क्या है, यहाँ से देख ले आप सब लोग। तो पहले लिखी है, उपभोक्ताओं की आय समान रहनी चाहिए, उपभोक्ताओं के स्वभाव और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए,
अन्य संबंधित वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा देखो आगे लिखा है वस्तु की किसी नई स्थानापन्न वस्तु का पता नहीं लगना चाहिए। भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने की आशा नहीं होनी चाहिए। वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे प्रयोग से समाज में प्रतिष्ठा मिलती हो। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें कि लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। देखो पहला जो कारण है लागत वक्र के यू आकार का होने का वो है श्रम संबंधी बचतें। श्रम संबंधी बचतें ये बिल्कुल कारण है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। दूसरा लिखा तकनीकी बचतें। तकनीकी बचतें भी लागत वक्र के यू आकार के होने के लिए कारण है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और इसके अलावा अगला लिखा विपणन की बचतें, तो विपणन की बचतें भी एक प्रमुख कारण है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके अलावा देखो प्रबंध की बचतें, ये भी एक कारण है, तो इसको भी आप लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन गिपिन का विरोधाभास क्या है। तो देखिएगा गिपिन का विरोधाभास क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो लिखा है ये सर रॉबर्ट गिपिन ने बताया कि निम्न कोटि की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इस कारण इसे गिपिन का विरोधाभास कहा जाता है। जैसे कि गेहूं की अपेक्षा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आपको बतानी है। देखिएगा केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसका नाम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होता है, ठीक है ना। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध आ जाए या समाजवादी आ जाए, आपको एक ही लिख कर आना है, तो यहाँ से आपको देख लेना है। पहला लिखा है इसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है और इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। और उसके अलावा देखो अगला लिखा केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है और इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस प्रकार से आप लोग देख लें। और इसके अलावा देखो अगला लिखा है कुल उपयोगिता को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिएगा कुल उपयोगिता को आपको उदाहरण सहित समझाना है, तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। ये आपको पूरा याद करके परीक्षा में लिख कर आना होगा। अब इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है मांग का नियम। तो देखिएगा मांग का नियम क्या होता है, यहाँ से देख लें। मांग का नियम कीमत तथा मांग के संबंध को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार कीमत तथा मांग के विपरीत संबंध होता है, अर्थात सामान्य दशाओं में वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी कीमत के विपरीत दिशा में बदलती है। तो पूरा का पूरा यहाँ से आप लोग याद कर ले इसको। और उसके अलावा अगला ये लिखा है प्रश्न पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं बताइए। तो देखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं क्या क्या है। क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, यहाँ से आप लोग याद कर लें। और उसके अलावा देखो समरूप वस्तु होती है और बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में हम आगे यहाँ से 4-4 अंक वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो 4-4 अंक वाले सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इनको पूरा याद कर लें। देखो पहला लिखा पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। पूर्ति की लोच की निम्न श्रेणियाँ होती है, तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें। तो आप लोग सभी को इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सकें। और इसके अलावा देखो बेरोजगार पूर्ति ये लिखा है, उसके अलावा पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति। और इसके अलावा यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लें। मांग की लोच को समझाइए। तो देखिएगा मांग की लोच को किस प्रकार से आपको समझाना है। मांग की कीमत लोच की कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्रय की गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। मांग की कीमत लोच के प्रकार निम्नलिखित है। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा याद कर लो। ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या बताइए। तो देखिएगा अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या क्या है, क्या उत्पादन किया जाए और उसके अलावा उत्पादन कैसे किया जाए। और इसके अलावा देखिएगा ये लिखा है उत्पादन क्यों किया जाए, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो उत्पादन क्यों किया जाए, उत्पादन कितना किया जाए, इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ से आपको लिख देना है। उसके अलावा अगला ये लिखा है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम है, अल्पकाल एवं दीर्घकाल को समझाइए। तो देखिएगा अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है मुद्रा के कार्य लिखिए। तो देखिएगा मुद्रा के कार्य क्या क्या है। प्राथमिक कार्य में विनिमय का माध्यम, और उसके अलावा देखिएगा दूसरे कार्य में मूल्य का मापक, और गौण कार्य में अगला है स्थगित भुगतानों का मान और मूल्य का संचय। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लीजिएगा। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन परिवर्तनशील लागत एवं स्थिर लागत को समझाइए। तो देखिएगा परिवर्तनशील लागत क्या होती है ये लिखा है, और उसके अलावा स्थिर लागत क्या है ये लिखा है। और उसके अलावा देखो यहाँ से आप सब लोग इसको भी याद कर लें। वस्तु की मांग की लोच, कीमत लोच की निर्धारित करने वाले कारक लिखिए। तो देखिएगा वस्तु की कीमत हो गई, उपभोक्ताओं की आय हो गई, और इसके अलावा देखो अब आगे यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा उपभोक्ता की रुचि, जनसंख्या
और इसके अलावा देखो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की मूल्य वृद्धि विधि यानी कि उत्पादन विधि को आपको समझाना है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले पूरा का पूरा और इसको समझ लीजिएगा। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया, तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद जरूर कर लें। उसके अलावा अगला लिखा है बाजार संतुलन को समझाइए। तो देखिएगा बाजार संतुलन क्या है, इसको समझाना है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आपको इनको अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लेना है ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सकें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।